So, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक और आज हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का। सर्टन टेंडेंसी का मतलब क्या है एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सबसे पहले तो इस टेंडेंसी वर्ड को समझे। टेंडेंसी का मतलब ये है कि रुझान जिसे हम कहते हैं, यानी अगर एक डेटा सेट हमारे पास है, सपोज आप यू आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास और आप सब लोगों से मैं एज के बारे में पूछूं, सो वी हैव द young scholar as well as we have some 30 plus scholar as well in the class, so we have a variety of age in the class. तो सपोज इस क्लास की अगर हम देखें तो इसमें 30s में भी है एंड 20s में भी है। फिर हम देखना चाहेंगे कि इन डेटा सेट में जो हमने आपसे उम्र के बारे में पूछा है, इसमें मिड पॉइंट जो है वो क्या है और बाकी डेटा जो है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसकी इर्द गिर्द जो है दोनों तरफ जो है, यानी उससे पहले और उसके बाद ज्यादातर डेटा मौजूद है। सो दैट सेंट्रल नंबर क्या है। सो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि एक सेंटर के इर्द गिर्द जो है ज्यादातर डेटा का एक नंबर के इर्द गिर्द का होना, दिस इज नोन एज द सेंट्रल टेंडेंसी। मैयर ऑफ का मतलब क्या है, वो नंबर कौन सा होगा। तो हम तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक में जिस तरह हमने कहा था कि एक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है और एक जो है ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम यूजुअली सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये मेजर करते हैं, जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में फिर हम आगे जाके फिर ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, ये चीजें जो है हम मुहैया कर देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सेंट्रल टेंडेंसी की डिफरेंट टाइप्स क्या है, मतलब वो व्हाट इज द मीन, व्हाट इज मूड, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज परसेंटाइल, व्हाट इज डिसाइल, व्हाट इज द क्वार्टाइल, व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये चीजें जो है हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी कि वो इनकी इक्वेशन क्या है और किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसको थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, दो कॉमन सेंट्रल टेंडेंसी जो हम यूज करते हैं, दिस इज द मीडियन एंड मीन। मीन जिसे आम अल्फाज में हम एवरेज कहते हैं। तो सिचुएशंस में, किन सिचुएशंस में हम मीन यूज करेंगे एंड किन सिचुएशन में हम मीडियन यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है या नॉर्मल होगी या स्क्यूड होगी। और रो स्पेसिस में हम मुख्तलिफ तरीकों से मालूम करते हैं, जैसे मिसाल हम उसकी जो शेप्यूर टेस्ट है या हम हिस्टोग्राम से मालूम कर सकते हैं, हम स्क्यूनेस से, कार्टोसिस से, इन मुख्तलिफ तरीकों से हम उसकी ये मालूम करते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल है कि स्क्यूड है। अगर हमारा नॉर्मल है तो फिर हम सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये मीन और साथ साथ फिर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये यूज करेंगे। लेकिन अगर डेटा हमारा स्क्यूड है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, बट द डेटा इज स्क्यूड, तो फिर हम जो है उसमें मीडियन प्लस इंटर क्वार्टाइल रेंज एज अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में यूज करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो हैं जब वो डेटा प्रेजेंट करते हैं तो ये चीज को नहीं देखती, वो डेटा स्क्यूड है या नॉर्मल है। दोनों केसेस में अक्सर सबसे कॉमन जो सेंट्रल टेंडेंसी रिपोर्ट होती है लिटरेचर में, दिस इज मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। हालांकि अगर डेटा हमारा स्क्यूड है, then we should report the central tendency as the median with या along with interquartile range IQR। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन। आप सबको तो पता है किस तरह होता है, लेकिन
शायद इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ये नया होगा या थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट वी विल रिवाइज द इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे हमने कहा कि एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट अ सिंगल वैल्यू. डेटा सेट में से हमने सिंगल वैल्यू निकालनी है और उस सेंटर के इर्द गिर्द तमाम डेटा जो है दे विल tend to concentrate in the both direction after that single data and prior to that single data. So इसको कहते हैं central tendency. Tendency of the observation to cluster in the central part of the data is called central tendency, and the value which is actually in the center and जिसके इर्द गिर्द ये डेटा क्लस्टर जो है ग्रुप की सूरत में मौजूद होगी, that would be called as the measure of central tendency. Sometimes it's called as average. Average इसलिए because the most common form of the central tendency which is going to be reported in the different literature, this is the mean. Indicate the general position of the distribution of the data set. Now, what are the properties of a good central tendency? Based on the real observation, easy to calculate, simple to understand and interpret, relatively stable in repeating the procedure. अगर आप बार बार कर देते हैं, बार बार कर लेते हैं, तो वो सेम, there will be reliability of the report, not influenced by large or small observation. अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हमारे डेटा सेट में कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जो लार्ज नंबर के होने से उस पर फर्क पड़ता है. मिसाल, आपके स्टूडेंट्स जो आपसे मैं एज के बारे में पूछता हूँ, एक नंबर इसमें आ जाता है 60 प्लस में आ जाती है कि भाई सपोज एक डेटा से आप एक पॉपुलेशन से आप डेटा ले रहे हैं और उसमें से अगर आप देखें तो कुछ लोग 20s में है, कुछ लोग 30s में है. वी हैव अ सिंगल पर्सन हु इज इन द 60s. अब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जिस पर ये एक्सट्रीम जो एक लार्ज नंबर इसका फर्क पड़ेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. मीन पर भी इसका फर्क पड़ेगा, जबकि मूड और मीडियन पर जितना भी लार्ज नंबर हो बोथ साइड्स पे, जितना छोटा नंबर हो, दैट डजंट मैटर फॉर द मीडियन एंड मूड. बट again, if this is there is large number or there is smaller number, so that will have an influence on the mean. So ये तीन certain tendency है, which is the mean, median and mood. You already know that mean जो है, this is best known and most widely used average, जिसे हमने स्टार्ट में कहा कि सबसे कॉमनली जो है वाइडली जो है रिपोर्ट होती है, दिस इज द मीन. यूजुअली देखे बगैर कि डेटा नॉर्मल है स्क्यूड है. तो सपोज आप लिटरेचर देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देखते हैं, रिपोर्ट्स पे लिखा होता है कि भाई द मीन एज वाज सपोज 23 प्लस माइनस या स्टैंडर्ड डिविएशन 1.23. अब उन्होंने एज को ये नहीं देखा है कि एज जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि स्क्यूड है. तो ये होनी चाहिए कि जब आप स्टैटिस्टिकली देखने चाहते तो सबसे पहले देखें कि द एज जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि स्क्यूड है. मीडियन क्या है? द मिडिल वैल्यू पॉइंट ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर नंबर्स बिलो विच 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स. मिसाल ये है कि सपोज वी हैव 9 स्टूडेंट या वी हैव 11 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट्स से इस तरह. तो उन स्टूडेंट्स में हमारे मिड पॉइंट क्या है, यानी ऐसा नंबर जिससे आधे जो नंबर से आधे डाटा जो है पॉपुलेशन सैंपल है, ये उसके एक साइड राइट साइड पर हो एंड हाफ जो है उसके लेफ्ट साइड पर. दैट मिड पॉइंट इज नोन एज. अब उसकी दोनों तरफ जो डेटा है उसकी वैल्यू क्या है, दैट डजंट मैटर. सिर्फ नंबर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है that should be equal on both sides, और नंबर उसकी वैल्यू जो भी हो दैट डजंट मैटर. मोड क्या है? जो सबसे ज्यादा जो है डेटा सेट में, सपोज आपकी क्लास में सपोज मैं एज पूछी और इसमें से
23 एज की जो है या 24 एज की जो है, देयर आर वी कैन से 6 स्टूडेंट। सो वी कैन से दैट कि इस डेटा सेट में मूड जो है, दिस इज द 24, बिकॉज ये सबसे कॉमनली, सबसे फ्रिक्वेंटली जो है ये रिपीट हुई है। हम एक एक एग्जांपल जो है मीन, मीडियन, मोड के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीन जो है डिस्कस करते हैं कि it is the arithmetic average of a set of number, and there are two types of mean, usually हम sample mean and population mean। और रिसर्च में जो हम रिपोर्ट करते हैं that is the sample mean, because we are talking, we are calculating, we are analysis जो हम करते हैं that we are on the sample, not on the population। So sum of the values of the observation in a data set divided by the total number of observation। X bar जो है दिस इज used for the sample mean, and mu जो है this is the U type structure जो है that is used for the population mean। This sign known as the sum, we can say that the addition of X is the number of, जितनी भी हमारे यहाँ पे नंबर है उन सबको हम ऐड करेंगे एंड देन यू डिवाइड ऑन द नंबर ऑफ वैल्यूज। सो 20 स्टूडेंट्स है, तो अब सबकी एज को मैं प्लस करूंगा एंड देन यू डिवाइड ऑन द 20। सो सिंपल एवरेज जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द मीन। Where this summation, this sign को हम summation कहते हैं, and x is used for the that number of values। n is the number, अच्छा capital N जो है, remember this is used for the population, number of population sample size, and this small n is used for the sample size, यानी जो sample की number of set है उसके लिए हम n use करते हैं, and capital N जो है ये population के लिए use होती है। सो ये जो है इक्वेशन के लिए जरूरी है कि सैंपल मीन की क्या इक्वेशन है एंड पॉपुलेशन मीन की क्या इक्वेशन है। एग्जांपल, एज ऑफ द पेशेंट कमिंग टू द क्लिनिक, उनकी एज जो है 57, 86, 42, 38, 19, 66। तो वी हैव 6 एन नंबर, सबको ऐड करेंगे, we divide on the 6, the answer is 379। After the addition of all data set, we will divide on 6। So now the mean is 63.167। We can see here there are some ages which is more than 63, like 86 and 90 and 66. At the same time, there are ages which are less than 63, like the 38, 42 and 57। So it means this is usually the midpoint जिसके दोनों तरफ जो है डेटा मौजूद है, and all the data that tend to be concentrated, tend to be present around this single digit, which is the 63। और इसको अगर हम राउंड करें, बिकॉज वी हैव द होल नंबर, सो दैट इज ऑब्वियसली द 63 ईयर। दूसरा एग्जांपल है, वी हैव एग्जाम स्कोर है पेपर में 68, 90, 77, 79, 80 एंड 92। अगेन जो है दे आर सेक्शन नंबर्स ऐड करेंगे, 486 आ रही है, एंड द एवरेज इज 81। सो यू कैन सी हियर द 92, the 90, these are less than the more than the 81, while 6 at 77, 79 and 80, they are less than 81। So this is present in the middle of these values। median जो है this is the uh, middle value। अब इसके लिए जरूरी क्या है, सबसे important जो principle ये है, we do need the ascending descending order for the mean। आप इसको किस तरह ऐड करें, 1 + 2 + 3, या 3 + 2 + 1, या 1 + 3 + 2, किसी भी ऑर्डर में आप इसको ऐड करेंगे, सो आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन जब हम ओह। मीडियन कैलकुलेट करते हैं, देन वी हैव टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम हमने ये करना है। सो मिडिल वैल्यू इन द ऑर्डर array of number and unaffected by extremely large and extremely small values। Previously देखिए, इसमें अगर सपोज इस 68 की जगह मैं 98 लिखूं, तो ये नंबर ऑब्वियसली फिर ज्यादा हो जाएगा। इस तरह 92 के बजाय मैं यहाँ पर 62 लिखूं, तो ऑब्वियसली ये नंबर 81 से कम हो जाएगा। इट मीन में हम अगर कोई वैल्यू जो है स्मॉलर या लार्जर वैल्यू आ जाती है, तो ऑब्वियसली
आंसर जो है मीन जो है इससे ऑब्वियसली जो है इसके इसके इन्फ्लुएंस उस पे होती है, इम्पैक्ट आता है उस पर। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं आता, चाहे एट द एंड जो है ये 100 है या 1000 है या 1 बिलियन है, दैट डजंट मैटर। आंसर जो है मिड मिडल वैल्यू जो है वो वही का वही रहेगा। मिसाल, अभी हम तो प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले हम अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर को स्मॉलर से लार्जर की तरफ, या डिसेंडिंग लार्जर से स्मॉल की तरफ। इन बोथ केसेस दैट इज एक्सेप्टेबल। इफ देयर इज इन ऑड नंबर, नाउ द सेकंड प्रिंसिपल। अब हमारे पास जो है ऑड नंबर में, जैसे मिसाल 11 डेटा सेट है, तो फिर तो सही है, द सिक्स वन इज इन द मिडल। उससे 5 जो है, 5 डेटा जो है राइट साइड पर होके, 5 जो उसकी लेफ्ट साइड पर होके, एंड द मिड पॉइंट इज द 6। लेकिन अगर इन केस वी हैव द इवन नंबर, लाइक सपोज वी हैव 16, आप 8 तक जाएं और फिर 8, तो ये तो इसमें मिड पॉइंट क्या करेंगे। तो दोनों में हम फिर अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि अगर ऑड नंबर है तो फिर तो बिल्कुल मिड में, यानी उसमें आप जो मिड वैल्यू है जिससे इक्वल नंबर ऑफ डेटा जो है, वो चाहे इसकी वैल्यू जो भी हो, दैट डजंट मैटर, वो 100 है या 1 है या 1000 है, बट एक वैल्यू उसकी सिर्फ नंबर हमें चाहिए। equal number of data जो है that is on the right side and equal number is on the left side, so that mid value will be called as the median. But if there is an even number of terms, then the median is the average of the middle two term. किस तरह? सपोज सबसे पहले हम एक और नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। These are the data, and we can see here this is in the ascending order. We are starting on the 3, and the large number is 22. We have different numbers 3, 4, 5, 7, 8, 9 up to 22. And the total number जो है, these are 17 terms in the order. अगर यहाँ से start कर ले, so they are 17. अब यहाँ पर हम मिड वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन क्या है मीडियन की, n+1 डिवाइड बाय 2। What is the n? N is actually the number of data set. यानी सपोज अगर ये 19 है, so 19 plus 1। अगर ये 17 है, right now we have 17, so 17 plus 1। अगर ये 13 होंगे, so 13 plus 1, and then divide by 2। So 17 plus 1 divided by 2, and that is equal to 9। So then we will count down, and the 9 digit, जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो है, this is the 15th, and now the median is the 9 term which is the 15th। इसी तरह आप जो है जितने भी लार्ज नंबर, आप इसका अगर ये 22 जो है ये 222 हो जाए, सिर्फ 2 हो जाए, या जो है ये 20 lakhs हो जाए, 20 billion हो जाए, that doesn't matter, still it will be the middle value। It means what is actually the value of this data set, that doesn't matter। सिर्फ जो है एक नंबर होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए, वो 100 है, वो 1000 है, 1 बिलियन है, 1 मिलियन है, 1 ट्रिलियन है, that doesn't matter। बट मीडियन में इम्पैक्ट आता है, मीडियन में इम्पैक्ट नहीं आता। So if the 22 is replaced by 100, the median is still 15. And if the 3 is replaced by the minus 103, the median is still 15. So there will be no impact on the value of the data set. Now we have an example of the even number. Age of the patient coming to the clinic, they are again 3 to 2। वही एज है जिस तरह हमने पहले ये, लेकिन उसमें से हमने 22 रिमूव कर दिया। सो अगर 22 हम यहाँ से रिमूव कर ले, तो जो पहले 17 थे, अब रह जाएंगे 16। अब किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि पोजीशन ऑफ द मीडियन जो है, उस सेम इक्वेशन है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 17 की जगह हम यहाँ पे 16 लिख देंगे, 16 + 1 डिवाइड बाई 2, एंड द आंसर इज द 8.5। व्हाट डज इट मीन? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस नंबर को अगर आप देखें, तो ये 8 से ज्यादा है लेकिन 9 से कम है। इट मीन ये 8 और 9 के दरमियान है। इट इज मोर देन 8 एंड लेस देन 9। सो वैल्यू जो भी है, दैट इज द मीडियन इज प्रेजेंट बिटवीन द 8 and 9 digit। So we will calculate 1 2 3 4 5 6 7 8।
It means somewhere the data is, the median is here. And we can see here, this is actually the median. So इसी तरह जो है हम काउंट करेंगे, आफ्टर काउंट डिवाइड +1 करेंगे, then we'll divide by 2, and the answer of error we will just count down, regardless what is actually the value of this data set. हमें सिर्फ नंबर चाहिए और फिर हम उस नंबर को कंसिडर करेंगे, दिस इज द मीडियन. नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द मूड. मूड जो है किसी भी डेटा सेट में जो सबसे कॉमनली, सबसे ज्यादा बार जो है अकरिंग वाला डेटा है, नंबर है, दैट विल बी कॉल्ड एज द मूड. मिसाल, सैलरी हमारे पास 5 सैलरीज है, उसमें से 6,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 50,000 है, 10,000 है. द मूड इज इक्वल टू 10, बिकॉज आप देखिए 10,000 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीटेड है, बाकी सब डिजिट एक एक बार है. सो 10,000 इज इक्वली द मूड. सही है. अच्छा, याद रखिए ये मीन जो है, मीडियन एंड मूड, ये हम सिर्फ कंटिन्यूस डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं. जैसे आप यहाँ पे जितने भी हमने एग्जांपल लिए, यू कैन सी दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल डेटा. हम ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप का क्या मतलब है, कैटेगोरिकल डेटा. यानी सपोज लेवल ऑफ एजुकेशन है, अब सपोज आप कम्युनिटी में जाए, लेवल ऑफ एजुकेशन कुछ प्राइमरी की होंगी, कुछ सेकेंडरी, कुछ हायर सेकेंडरी, कुछ कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन. सो दिस इज नाउ द ग्रुप डेटा. अब वहां पे हम मीन, मीडियन एंड मूड जो है ये नहीं दे सकते. रियल जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम नहीं दे सकते. वी कैन एस्टिमेट, बट अगेन जो है इट इज नॉट द प्रॉपर वे कि हम उसको जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है इसको हम स्टैंडर्ड टेंडेंसी इसकी बता सके. इसलिए जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, आप सबसे ये एक मतलब आगे जाके आप सब रिसर्च करेंगे, तो आप सबको एक टिप है कि अगर आप सपोज आप कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आंसर इज इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, तो कभी भी आप ग्रुप डेटा में इसको कलेक्ट ना करें. मिसाल, आप एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट की एक्सपीरियंस ईयर कितनी है, तो अमूमन हम क्या करते हैं, 1 to 2 year, 2 to 6 year, मोर देन 6 year, 6 to 10 year, 10 and above. नो, इस तरह ना करें. आप डायरेक्टली लिखिए, how much experience you have? I have 3 years. I have 2 year. I have 7 year. आप कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट कर लें. बाद में फिर आप इस बेसिस में एक सिंगल कमांड से आप यू कैन कन्वर्ट दिस कंटिन्यूस डेटा इनटू द कैटेगोरिकल. लेकिन कैटेगोरिकल से आप कंटिन्यूस पे नहीं आ सकते. तो व्हेन यू हैव द डेटा बोथ इन द कंटिन्यूस एंड कैटेगोरिकल, सो आप एज ए डिमांड ऑफ द टाइम जो है आप दोनों एक ही यूज कर सकते हैं. So if we have the continuous data, you can calculate the standard deviation, the median, the mode, the maximum, minimum value. इसी तरह अगर आप का स्क्वायर टेस्ट कराना चाहते हैं, so already you have the categorical data. So in both cases जो है आपके लिए डेटा होगा. इज इट क्लियर? तो आप जैसे इनकम पूछना चाहते हैं, उनकी एज पूछना चाहते हैं, या जो इनका जीपीएस स्कोर पूछना चाहते हैं, या जो द नंबर ऑफ मनी दे हैव इन देयर पॉकेट्स, इस यानी ऐसा कोई भी डेटा जिसके नंबर जो है, जिसके आंसर जो है दैट मे बी ए नंबर, सो इसको कभी भी जो है आप कैटेगोरिकल में ना लें. ये कि हम उसका फिर ये स्टैंडर्ड टेंडेंसी जो है मालूम नहीं कर सकते. एस्टिमेट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीन, मीड, मूडन जो है नहीं बता सकते. अब आते हैं टुवर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मूड एंड मीडियन. तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने देखना ये है कि डेटा हमारा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या है या नहीं है. तो अगर हमारे डेटा जो है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूजुअली हम उसका मीन जो है प्रेजेंट करते हैं रिजल्ट्स में. और if the data is normal distribution, then remember the mean is equal to median and median is equal to mode. So these three are equal. The data is bell shape and the mean, median and mode, they all are will be equal to each other. This is actually the characteristic of a typical normal distribution. On the other hand, if we have the data
which is skewed distribution या asymmetrical distribution, then the mean, median and mode they are not equal to each other. So इसमें फिर हमने क्या करनी है, हमने फिर मीडियन को रिपोर्ट करना है, एंड द डेटा इज नोन एज द skewed distribution or the asymmetrical distribution. So empirically it has been observed that for a moderate skewed distribution, the difference between mean and mode is approximately 3 times the difference, ठीक है हम ऐड करते हैं, between the mean and mean. तो सिंपल आप लोगों ने इस इक्वेशन जो है थोड़ा सा याद रखना है कि मीन और मोड का जो डिफरेंस है, दिस इज एक्चुअली 3 times द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड मोड. सही है. इसी तरह जो है अगर हम इसको मोड जो है उसको उस तरफ लेके जाएं, सो देन दैट विल बी इक्वल टू द मोड इज इक्वल टू द 3 मीडियन माइनस 2 मीन. इक्वेशन को सिर्फ आप, ये स्टेटिस्टिकली आपको इतनी एप्लीकेबल नहीं है, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इक्वेशन याद आनी चाहिए. अदरवाइज इसकी प्रैक्टिकलिटी में दिस इज नॉट दैट सच इम्पोर्टेंट. आप द सिंपल ये याद करना है कि व्हाट वी मीन बाय द मीन मोड और कब इसको रिपोर्ट करना है. द नेक्स्ट इज द क्वार्टाइल. अच्छा, क्वार्टाइल क्या चीज है? डेटा सेट को जिस तरह हमने मीडियन, मोड एंड मीन जो है, ये डेटा सेट का एक पॉइंट होता है जिसमें मिड पॉइंट होता है. क्वार्टाइल जो है ये डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है. मीन, ये सपोज वी हैव डेटा और इसको इनिशियली हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. फिर उसके बाद क्या होगा कि 25% डेटा, देन 25, देन 25 एंड देन 45. सो ये 4 हिस्से हो जाएंगे. सो ओ नंबर जो इनको 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे, दोज नंबर्स आर नोन एज द क्वार्टाइल. सो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं. जैसे मिसाल, दिस इज इस इमेज को देखे, दिस इज द लोवेस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट. सो वी कैन सी हियर, यहां से 25% डेटा जब कंप्लीट हो जाती है, so then we have a number known as the Q1. उसके बाद नेक्स्ट 25% डेटा जब कंप्लीट हो जाती है, दे विल बी रीच्ड another value which will be called as the Q2. उसके बाद जो है दे नेक्स्ट 25% के बाद Q3. तो ये जो है इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज द सेकंड क्वार्टाइल एंड दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल. यूजुअली हम जो कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये Q3 और Q1, हम क्योंकि हम IQR डिस्कस करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम IQR डिस्कस करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या चीज है. तो उसके लिए हमें Q3 और Q1 चाहिए. अच्छा, ये Q2 जो है, दिस इज इक्वल टू द मीडियन, दिस इज द मिड वैल्यू. बिल्कुल, क्योंकि इस Q2 की नेक्स्ट जो आप नेक्स्ट डे के यहाँ पे 50% डेटा होगा एंड 50% डेटा जो है उसके इस तरफ होगा. तो दिस इज इक्वल टू द मीडियन. सही है. तो मीडियन इज इक्वल टू Q2 एंड Q1 जो है एंड Q3, ये दोनों जो है मीडियन की इस तरफ और उस तरफ होंगे. So denoted by the Q1, this is which is known as the first quartile, या उसको sometimes also कहा जाता है the lower quartile. Q2 is the second quartile, इसको central quartile भी कहा जा सकता है. And Q3 जो है, this is called as the upper quartile, also known as the third quartile. Inshallah in the next session जो है, we will calculate the interquartile range, कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं. हम कल डिस्कस करेंगे परसेंटाइल को, हम डिसेल को करेंगे, साथ साथ जो है हम आउटलायर्स को भी डिस्कस करेंगे. इम्पोर्टेंट ये है कि आउटलायर जो हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, आउटलायर के लिए हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज जरूरी होता है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हमें Q1 Q3 की जरूरत होती है. तो इजीली विदाउट स्पेसेस जो है हम डेटा में आउटलायर जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी स्टैटिस्टिकली अगर हमारे पास स्पेसेस नहीं है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इज देयर एनी आउटलायर,
is the extreme value in our data set. So then we will calculate the Q1, the Q2, Q3 and then interquartile range. इंटरक्वार्टाइल रेंज के जरिए फिर किस तरह एक सिंपल इक्वेशन है, इसके जरिए हम फिर ये कैलकुलेट करेंगे the extreme value or outlier को. So inshallah that will be discussed in the next session. Right now, if you have any question, we can discuss. You can write down in the chat box, or you can just ask कि हमने discuss किया mode, median and mean, plus हमने discuss कर दिया the empirical relationship between the mean, mode, and median. Remember, if the data is normally distributed, then we report the mean, and if the data is skewed distribution or asymmetrical distribution, then we usually report the median. Interquartile range is accompanied with the median, और अगर we have the mean, तो उसके साथ usually हम फिर डिस्पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस करेंगे तो वहां पर फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज यूजुअली यूज्ड along with the mean and interquartile along with the median. इंशाल्लाह कुछ देर के बाद जो है फिर आपको लिंक शेयर किया जाएगा. सही है सर? जी जी सर, ये इंटरक्वार्टाइल में हम जो लास्ट 25% जो डेटा है उसको कंसिडर नहीं करते? ये लास्ट 25% डेटा क्यों नहीं कंसिडर करते? ये हम सिर्फ वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू होता है. ये हम Q3, व्हाट इज Q3? Q3 वो वैल्यू है कि जिससे इस साइड पर 25% डेटा होगा और उस साइड उसकी 75% डेटा होगा. दैट इज नोन एज द Q3. डेटा तो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हम उसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं. यानी वो 75% पर कौन सा वैल्यू आ जाता है जिसकी एंड पे 25% डेटा रह जाता है और उससे आगे 75% डेटा, तो वैल्यू कौन सा है, उस वैल्यू को हम Q3 कहेंगे. यानी जिस तरह मीडियन हम एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस तरह Q3 जो है ये एक वैल्यू होगी. आप इसका मतलब ये नहीं कि 10 के बाद डेटा कंसिडर नहीं करते, लेकिन पूरे डेटा में वो कौन सी वैल्यू है Q3 जिसके बाद 25% डेटा होगा और जिससे आगे जो है पहले जो है 75% डेटा होगा, और वैल्यू दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज Q3. सही है? ओके सर, गॉट इट. तो ये Q1, Q2, Q3 एग्जैक्टली हमारे डेटा सेट में ही एक न एक वैल्यू होगी. ओके, थैंक यू सो मच. बाकी कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन. एक और क्लास ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को वापस जो है लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ. थैंक यू सर. जी सर, वेलकम. अटेंडेंस आपकी ये देख लेते हैं कि वी हैव द, ये सब है आईफोन वगैरह है, तो इसको काइंडली आप में से जो GR CR है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर आपको ले सकते हैं फिर आप ग्रुप में शेयर कर ले. सही है? जी सर, मैंने ले लिए. ओके, थैंक यू सो मच. सर ये अगर शेयर हो जाए ग्रुप में आपका जो लेक्चर है, तो मैं ये लेक्चर भी शेयर कर लूंगा और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूंगा. ठीक है सर. थैंक यू. ओके, वेलकम.